नमस्कार दोस्तों, लेक्चर नंबर 36 होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट का। ध्यान से पढ़ते रहिए। आज हम पढ़ेंगे जिन्ना की जो 14 सूत्रीय मांग थी ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता ही है कि जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिससे जिन्ना खुश नहीं थे। जो अंग्रेजों ने हमको चैलेंज दिया था, भारत सचिव जो थे लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने चैलेंज दिया था और कांग्रेस ने चैलेंज स्वीकार किया और सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें एक समिति का गठन हुआ जिसे नेहरू समिति कहा जाता है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। तो वो रिपोर्ट क्या थी, पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया। उस रिपोर्ट में ऐसी सारी चीज़ें थी जिसे जिन्ना सुनकर देखकर हैरान हो गए और भड़क गए। वो जो है नेहरू रिपोर्ट से सहमत नहीं रखते थे। इस कारण से जिन्ना ने अपना ही संविधान बना डाला, मतलब अपनी ही मांगे प्रस्तुत कर डाली, जो आगे आने वाले जो है एक्ट में होनी चाहिए थी। ठीक है, इनकी ये 14 मांगे ऐसी थी। इन्होंने कहा कि ये जो 14 मांगे हैं ना, हमारी ये 14 मांगे आने वाले जो कानून है, जैसे 1935 का कानून आया था, उसमें ये सब बातें होनी चाहिए। ठीक है, और इस 14 सूत्रीय मांग को इन्होंने मार्च 1929 में दिल्ली के अंदर ये घोषणा की। और इस मांग को लेकर पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था इंग्लैंड में, तो वहाँ चले गए थे और गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने अपनी इस 14 सूत्रीय मांग को रखा। ठीक है, 14 बातें क्या थी वो हम समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान से समझिएगा। इन 14 सूत्री मांगों को आपको पढ़ने के बाद, इन 14 डिमांड को पढ़ने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि भैया ये जो तो जिन्ना जी हैं ये मतलबी हैं, एकदम मतलब की बात कर रहे हैं। देश का कोई इनको ख्याल ही नहीं है, बस अपना ही, अपने धर्म से संबंधित चीज़ें ही इन्होंने मांगी हुई हैं। इनका संविधान ऐसा था। पहली बात इन्होंने कहा, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होनी चाहिए। और नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा था, अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअल पावर केंद्र के पास होनी चाहिए। अवशिष्ट शक्तियां क्या है, आपको पता है कि संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है। संघ सूची में ऐसे विषय लिखे हुए थे जिन पर संघ कानून बनाएगा, और राज्य सूची में ऐसे विषय जिन पर राज्य कानून बनाएगा। लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ विषय हो सकते हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिलना चाहिए। तो जिन्ना साहब का सोच था कि एक अधिकार प्रांतों को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन्ना जी ने प्रांतों को मजबूत करना चाह रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि भैया हम माइनॉरिटी में हैं, मुस्लिम लोग जो है माइनॉरिटी में हैं इंडिया में। ऐसा आने वाले 50-60 सालों में ऐसा नहीं होगा कि कोई मुस्लिम पार्टी केंद्र में आ जाए। हम हावी रहेंगे तो प्रांत में हावी रह सकते हैं, केंद्र में नहीं। तो इसलिए हमारे लिए प्रांत अगर मजबूत होंगे तभी हमारा कल्याण है, केंद्र मजबूत होगा उससे हमारा कल्याण नहीं है। ठीक है, और दूसरी मांग इन्होंने कहा कि प्रांतों को अधिकाधिक स्वायत्तता दी जाए। मतलब जो है प्रांत जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र हों, केंद्र के ज़्यादा अधीन ना हो, केंद्र से वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र हों, स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम करें। इसके अलावा इन्होंने कहा कि सिंध को बम्बई से अलग कर देना चाहिए। ये सिंध जो आज पाकिस्तान में है, ये सिंध वाला इलाका ये आता था बम्बई प्रेसिडेंसी के अंदर, बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। अब सिंध को जिन्ना जी कह रहे थे कि इसको अलग प्रांत बना देना चाहिए। इनका मोटिव ये था कि सिंध जो है ऐसा क्षेत्र है जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा है। अगर ये अलग प्रांत बन जाएगा और इलेक्शन में हमारी सरकार सिंध में बन जाएगी। क्योंकि ये बम्बई प्रांत का हिस्सा है, तो ओवरऑल पूरे बम्बई की में जो अगर मुस्लिम मेजोरिटी देखें, मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है, मुस्लिम की आबादी देखें तो पूरे बम्बई प्रेसिडेंसी में अगर प्रांत के रूप में देखें तो यहाँ पर मुस्लिम की मेजोरिटी नहीं है, तो इनकी सरकार यहाँ पर नहीं आ पाएगी। अगर वहीं सिंध अलग राज्य बन जाए, अलग प्रांत बन जाए, तो सिंध में इनकी सरकार आ जाएगी। तो इस कारण से यही मोटिव था सिंध को बम्बई से अलग करने का। इसके अलावा ये दो इलाके, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ये देख लीजिए आज पाकिस्तान में क्षेत्र पड़ता है, पेशावर के आसपास वाला जो क्षेत्र है, और बलूचिस्तान, ये दो क्षेत्र ऐसे थे जहां पर कोई भी संवैधानिक सुधार लागू नहीं हुए थे। जैसे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, वो भी यहाँ लागू नहीं हुआ था।
1919 का एक्ट वो भी लागू नहीं हुआ था। अब जिन्ना जी की डिमांड थी कि इन इलाकों में आने वाला जो भी कानून है, जैसे 1919 की तरह 1935 का कानून आने वाला है, वो यहाँ पर लागू हो, क्योंकि इन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी अधिक थी। तो इस कारण से जिन्ना जी की ये मांग थी कि यहाँ भी ये सब लागू हों। ठीक ठीक है। और जिन्ना साहब ने कहा कि केंद्र जो विधान परिषद है वहाँ पे 1/3 मुस्लिम आरक्षण हो। केंद्रीय विधान परिषद में जितने टोटल सदस्य हों उसमें 1/3 मुस्लिम होने चाहिए, ये डिमांड की गई। और प्रांतों में जो विधान परिषद है उसमें कोई फिक्स नहीं, इन्होंने कहा प्रांतों में जितने मुस्लिम आबादी है, जितनी आबादी मुस्लिम की है ना जनसंख्या के हिसाब से, उतनी सीटें होनी चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए बंगाल प्रांत की बात करें, अगर बंगाल प्रांत में 70% मुस्लिम है तो बंगाल प्रांत की जो विधान परिषद है उसमें 70% सदस्य मुस्लिम हो, बाकी 30% अन्य हो। ये इन्होंने प्रांतों में डिमांड की थी। ठीक। और पृथक निर्वाचन जारी रखा जाए, इन्होंने ये कहा। जो अलग निर्वाचक मंडल 1909 के ही एक्ट से अंग्रेजों ने ला दिया था मुसलमानों के लिए, उसे ये कंटिन्यू मांग रहे थे। ठीक है। मतलब जो मुस्लिम मेजोरिटी क्षेत्र हैं वहाँ पे वोट जब होगा, चुनाव होगा, तो कैंडिडेट मुस्लिम ही खड़ा हो, वोट करने का अधिकार भी वहाँ के मुस्लिम लोगों को ही मिले और किसी को ना मिले। सरकारी नौकरी में भी मुसलमानों को आरक्षण मिले, जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से आरक्षण मिले। मतलब वही बात होगी ना, किसी राज्य में मुस्लिम 60% है तो वहाँ पे जितनी भी सरकारी नौकरी आएंगी 60% मुसलमानों को ही मिल जाए। केंद्र और प्रांत में 1/3 मंत्री मुस्लिम हो। केंद्र सरकार में जितने भी मंत्री हैं उसमें 1/3 मुस्लिम होने चाहिए। प्रांत में जितने भी मंत्री हैं उसमें 1/3 मंत्री मुस्लिम होने चाहिए। ये मंत्री की बात होगी। इससे पहले केंद्रीय विधायिका और राज्य की विधायिका में सदस्यों की बात हुई थी, और ये केंद्र और प्रांत में मंत्रियों की बात हो रही है। और कहा गया प्रांत का बंटवारा या नए प्रांत का गठन जब भी किया जाए फ्यूचर में, ऐसा ना हो कि मुस्लिम बहुलता प्रभावित हो जाए। इनकी ये देखिए, मतलब आज के लिए डिमांड तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसी भी डिमांड कर रहे हैं कि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। मतलब मान लीजिए एक राज्य है जिसमें 70% मुसलमान हैं, ठीक है, तो इन्होंने ये कह रखा है कि भैया वो राज्य जो आज है 70% मुसलमानी आबादी वाला, उसका फ्यूचर में बंटवारा ऐसा ना किया जाए कि एक बंटवारा करके अलग कर दिया जाए, उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी में हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने कहा। मतलब फ्यूचर में अगर आगे चलकर प्रांत को बांटा जाता है, कोई नए प्रांत का गठन किया जाता है, तो उसकी मेजोरिटी में, मुस्लिम मेजोरिटी में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर बताता तो आपको समझ में आएगा। मतलब मान लीजिए कोई एक राज्य है, इसमें 70% मुसलमान हैं। अब इसको 2 भागों में तोड़ दिया, तो जो 2 भागों में तोड़ा है तो यहाँ भी 70% या उससे अधिक ही मुसलमान होने चाहिए, और यहाँ भी 70% या उससे अधिक मुसलमान होने चाहिए। ठीक है, मतलब मुस्लिम मेजोरिटी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, ऐसा बंटवारा हो कि मुस्लिम मेजोरिटी में फ़र्क ना हो। ये इन्होंने क्यों रखा? क्योंकि फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए रखा कि भैया इनको पता था कि कल आज हमारी बात मान ली जाए और कल कोई ऐसा कानून ना पास कर दिया जाए कि राज्यों का बंटवारा कर दिया जाए और एक क्षेत्र ऐसा अलग कर दिया जाए जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी है ही नहीं, वहाँ हमारी सरकार बनेगी नहीं। ठीक है, तो विधान परिषद में अगर किसी संप्रदाय का 3/4 विरोध हो रहा हो, ये क्या हो गया, 3/4 विरोध हो रहा हो तो विधेयक पास ना हो। कम्युनल वीटो की इन्होंने मांग की, ये समझते हैं क्या है। ये केंद्रीय विधानसभा और राज्य की विधानसभा दोनों के लिए लागू होता है। जैसे मैं केंद्र की बात करता हूँ, केंद्रीय विधानसभा में तो अलग अलग समुदाय के लोग होंगे। मान लीजिए 10 मुसलमान हैं, 20 हिंदू हैं और 10 ही सिख हैं। अगर कोई ऐसा बिल रखा जाता है केंद्रीय विधान परिषद में, अगर मान लीजिए मुस्लिम के ये 10 में से
3/4 लगभग 8 सदस्य उस बिल का विरोध कर देते हैं तो वो बिल पास नहीं होना चाहिए। भले ही बाकी ये 20 लोग और ये 10 लोग 30 और बाकी कुछ भी और लोग हों वो सपोर्ट कर रहे हों, लेकिन इन 8 लोगों ने अगर बिल का विरोध कर दिया तो वो बिल पास नहीं होना चाहिए। कहने का भाव ये है कि केंद्रीय विधान परिषद में कोई एक संप्रदाय, कोई विशेष संप्रदाय, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी ऐसा संप्रदाय, उन सभी लोगों का 3/4 या उससे अधिक लोगों ने अगर विरोध कर दिया किसी विधेयक को लेकर तो वो विधेयक पास नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर डिमांड की गई। ठीक है। अब यहाँ बोला गया कि संविधान में जो संशोधन करना है तो बिना प्रांतों की अनुमति के संविधान में संशोधन ना हो। ये ऐसा सोचिए क्यों किया होगा? तो उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए किया कि भैया आज हमारी बात मान ले रहे हैं और कल को बिना राज्य की अनुमति के अगर केंद्र के पास पावर होती कि केंद्र संविधान में संशोधन कर देती तो वो कुछ भी कानून बना देती। उनको पता था केंद्र में हम आ नहीं पाएंगे, राज्य में ही रहेंगे, तो इसलिए संविधान में संशोधन करना है तो राज्यों से अनुमति लेनी जरूरी है। इसलिए इसके अलावा मुस्लिम भाषा जो उर्दू है और संस्कृत नहीं है, संस्कृति संरक्षित रखी जाए। मतलब मुसलमानों की भाषा और उनकी संस्कृति जो है वो संरक्षित रखी जाए, उनके धर्म पे ना आँच आनी चाहिए और उन्हें पूरा धार्मिक स्वतंत्रता उनको प्रदान की जाए। तो ये 14 मांगे थी जिससे कांग्रेस खफा हो गई। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई थी। एक बार विश्लेषण करके देखते हैं क्या है। पहला से क्या हो रहा, पहला से आपको ये एहसास हो रहा है कि पहले वाला जो मांग है इनकी अवशिष्ट शक्तियां, कि ये प्रांतों को मजबूत करना चाह रहे हैं। और दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले से भी आपको लग रहा है कि प्रांतों को मजबूत करना चाह रहे हैं। तीसरे में ये भी प्रांतों को मजबूत करने की बात की गई है। चौथे से भी आपको एहसास हो रहा है कि प्रांत ही मजबूत करने की बात की जा रही है। ठीक है। ठीक, उसके बाद 5वां आप समझेंगे, मुसलमानों के आरक्षण की बात यहाँ की जा रही है। 6वां अगर आप समझेंगे, यहाँ भी मुसलमानों के आरक्षण की बात की जा रही है। 7वां, यहाँ भी पृथक निर्वाचन के बाद मुसलमानों के आरक्षण की बात की जा रही है। 8वें में भी मुसलमानों के आरक्षण की बात की जा रही है। 9वें में भी मुसलमानों के आरक्षण की बात की जा रही है। और प्रांत का बंटवारा, यहाँ भी देखिए मुसलमानों के हित की बात, आरक्षण की बात ही की जा रही है। और 11वां में भी मुसलमानों के हितों की ही बात की जा रही है। और 12वां, संविधान में संशोधन, प्रांत की मंजूरी जरूरी है तो प्रांतों को मजबूत करने की यहाँ बात की जा रही है। और यहाँ पे देखिए धर्म से संबंधित चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप सोच के देखिए, वो ऐसा संविधान चाह रहे हैं जो केवल और केवल मुस्लिम लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। इसी कारण से कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। तो इन्होंने ज़बरदस्ती जाके पहला गोलमेज सम्मेलन में ये रिपोर्ट अपनी 11 जो 14 सूत्री मांगे हैं रखी। इनकी कुछ मांगों पर अंग्रेजों ने गौर किया। अंग्रेज चाहते ही थे कि तोड़ो और बांटो और राज करो की नीति, तो कुछ बातें मान ली गई थी। तो इसके बाद भैया लाहौर अधिवेशन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। 1 साल हो गया। 1928 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जब विरोध हुआ था, आपको पूरा याद होना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट के ऊपर विरोध हो गया था, बहुत हल्ला हो गया था। जवाहरलाल नेहरू और क्या नाम था उनका, सुभाष चंद्र बोस ने बहुत हल्ला किया था। तो गांधी जी ने समझाया था कि 1 साल आप रुकिए, 1 साल का समय दीजिए। अगर नेहरू रिपोर्ट अंग्रेज नहीं स्वीकार करते हैं तो अगले साल 1 साल के बाद हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो वो समय आ गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 का होने वाला था और 1 साल हो गया था और अंग्रेजों ने नेहरू रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ की गई। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके नोट्स आपको श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, ले लीजिएगा। धन्यवाद।